क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और मैं यहां पर आपको बताऊंगा हिंदी विषय के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हां, 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। जैसा कि यूपी बोर्ड के द्वारा हिंदी विषय का मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा दिया गया है, जारी कर दिया है यूपी बोर्ड ने। यदि आप कमेंट करेंगे तो जल्द ही मैं आपके लिए वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। हिंदी विषय का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, लगभग सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। और आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, यहां से आप बेहतर तैयारी करेंगे 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जैसा कि मैं आपको बताता भी रहा हूं 20 प्रश्न आएंगे हिंदी विषय में बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। किसमें? ओएमआर शीट में आपको इन प्रश्नों का आंसर फिल करना होगा। कैसे फिल करना होगा मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो चलिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। यहां पर पहला विकल्प दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा विकल्प है राधा चरण गोस्वामी और चौथा विकल्प दिया गया है राधा कृष्ण दास। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन है? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। और रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए कि आप सभी इनका जीवन परिचय जरूर तैयार कर लो। और यहां पर अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। पहला विकल्प है विष्णु प्रभाकर, दूसरा विकल्प है श्रीनिवास दास, तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद और चौथा विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर। तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर की। किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, विष्णु प्रभाकर के द्वारा यह लिखी गई रचना है। और अगला जो प्रश्न है यहां पर आप देख पा रहे हैं, कृति कंकाल के लेखक कौन हैं? कंकाल के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है राम कुमार वर्मा और चौथा विकल्प क्या है? महादेवी वर्मा। तो कंकाल के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। आप ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न आता है कंकाल की रचना विधा है तो किस विधा पर आधारित रचना है? कंकाल उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहां पर आप देख पा रहे हैं, अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? यहां पर आप देख पा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। और ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान तथा चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहां पर निम्न में से किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? पहला विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है मीराबाई और चौथा विकल्प है कृष्णा सोबती। तो निम्न में से किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आपसे कंफ्यूजन हो सकती है, हो सकता है आप मीराबाई को टिक कर दें, यानी मीराबाई वाला विकल्प सही कर दें, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? वेदना की साकार मूर्ति महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब आरंभ हुआ?
हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब आरंभ हुआ? यहां पर पहला विकल्प है 1850 ईस्वी से, दूसरा विकल्प है 1900 ईस्वी से, तीसरा विकल्प है 1938 ईस्वी से, चौथा विकल्प है 1919 ईस्वी से। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 1850 ईस्वी से हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास आरंभ हुआ था। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न क्या कह रहा है कि सेवा सदन किसकी रचना है? दिए गए विकल्प हैं यहां पर जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है प्रेमचंद और चौथा विकल्प क्या है? दिनकर। तो सेवा सदन किसकी रचना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और यह किस विधा पर आधारित है? तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। चलिए मैं आपको और जानकारी दे दूं थोड़ी सी कि निर्मला सेवा सदन रंगभूमि हो गया, और गोदान गबन और एक रचना कर्मभूमि। निर्मला सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान गबन, ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। और इन सभी रचनाओं की विधा क्या है? ये सभी रचनाएं उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न इनसे बनता है आपकी बोर्ड परीक्षा में तो आपका प्रश्न का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। निर्मला उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, सेवा सदन भी उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, रंगभूमि भी उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, कर्मभूमि, गोदान और गबन ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। और सेवा सदन किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में और चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक भी करते रहें, अपने कमेंट भी करते रहें। यहां पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम बताइए। यहां पर पहला विकल्प है घनानंद, दूसरा विकल्प है बोधा ठाकुर, तीसरा विकल्प है विकल्प का और खा और चौथा विकल्प है सारंगधर। तो रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम बताना है। राइट आंसर यहां पर विकल्प गा वाला सही है, यानी घनानंद और बोधा ठाकुर रीति मुक्त काव्य धारा के दो प्रमुख कवि हैं। यहां पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो ये 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, इनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। कैसे फिल करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप वीडियो को देखिए चैनल की प्लेलिस्ट में और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है? नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना क्या है कि नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है। यहां पर पहला विकल्प है बौद्धिकता की प्रधानता, दूसरा विकल्प है अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, तीसरा विकल्प है छंद योजना में नवीनता और चौथा विकल्प है सामाजिक असमानता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? बौद्धिकता की प्रधानता। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बौद्धिकता की प्रधानता नई कविता की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहां पर आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। पहला विकल्प है यहां पर धर्मवीर भारती, दूसरा विकल्प है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, तीसरा विकल्प है मुक्तिबोध और चौथा विकल्प है राम नरेश त्रिपाठी जी। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं। और यदि प्रश्न आता है तार सप्तक के संपादक, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न आता है तार सप्तक का संपादन किसने किया
तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने कब 1943 ईस्वी में किया। इतना आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में भी प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि आपको जानकारी दे दूं कि तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने सन 1943 ईस्वी में किया था। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। भारतेंदु युग दिए गए विकल्पों में से किस काल के अंतर्गत आता है। पहला विकल्प है भक्ति काल, दूसरा विकल्प है रीति काल, तीसरा विकल्प है आधुनिक काल और चौथा विकल्प है आदिकाल। तो भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। भारतेंदु युग आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। किस काल के अंतर्गत आता है। भारतेंदु युग आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक कौन हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और प्रताप नारायण मिश्र जी, राधा चरण गोस्वामी जी, बाल कृष्ण भट्ट जी, इतने प्रमुख कवि हैं, प्रमुख लेखक हैं। इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 11। प्रश्न क्या कह रहा है कि नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है। पहला विकल्प है करुण रस, दूसरा विकल्प है विभत्स रस, तीसरा विकल्प है हास्य रस और चौथा विकल्प है वीर रस। तो नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा, उदाहरण से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है। यहां पर देख लीजिए लिखा है विहसे। पकड़ने की ट्रिक आपको बता रहा हूं। विहसे यानी विहसे में से आप इसका जब हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हंसना। और हंसना कहां होता है, क्या करुण रस में होता है, विभत्स रस में होता है या फिर वीर रस में होता है। तो हंसना हास रस में होता है, यानी हास जो होता है अस्थाई भाव है और हास अस्थाई भाव किस रस का है, हास्य रस का है। और यदि आप 9 रस, कितने 9 रस प्रमुख हैं, और यदि आप ये 9 रस और इनसे संबंधित 9 अस्थाई भाव, आप ध्यान दीजिएगा मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। 9 अस्थाई भाव मात्र 2 मिनट में ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जल्द से जल्द, जिससे आप 9 रस और उनके स्थायी भाव याद कर पाएंगे ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल, और कभी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा वादा है। तो यहां पर नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है, हास रस है, क्योंकि यह उदाहरण जो है कहां का है, जब भगवान शंकर की बारात निकली थी तो उनकी बारात में नाना वाहन, तरह तरह के वाहन थे, नाना वेशा, तरह तरह की पोशाक धारण किए हुए देवी देवता सुर असुर तमाम तरह के जीव जंतु थे। विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन, किसी के मुख नहीं था, विपुल मुख काहू, और किसी के अनेक मुख थे, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, किसी के तो पैर ही नहीं थे और किसी के कर नहीं थे और किसी के तो बहुत सारे पैर और बहुत सारे हाथ भी थे। तो उस दशा को देखकर, यानी उस स्थिति को देखकर जो कोई देखता था वो हंस देता था, इसलिए वहां पर कौन सा रस हो गया, हास्य रस हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला विकल्प है भ्रांतिमान, दूसरा विकल्प है उपमा, तीसरा विकल्प है रूपक और चौथा विकल्प है उत्प्रेक्षा। तो यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी।
भग्न विजय माला सी। तो जहां पर किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की किसी वस्तु की किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति से समानता या तुलना की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। और यहां पर समानता की जा रही है कि यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर उपमा अलंकार है। राइट आंसर क्या है? उपमा अलंकार। तो इस तरीके के अब प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में। और हिंदी का जल्द ही मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, हिंदी विषय का मॉडल पेपर, और जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है यह मॉडल पेपर। आप कमेंट करें, मैं जल्द से जल्द हिंदी विषय का, सामाजिक विज्ञान विषय का, गृह विज्ञान विषय का, चित्रकला विषय का, समस्त विषयों का, जी हाँ, जितनी भी विषय आपको मैं पढ़ा रहा हूं समस्त विषयों का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, हल सहित करा दूंगा। आप कमेंट करें और साथ ही आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। तो यहां पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों में छंद है। यानी यहां पर जो उदाहरण दिया गया है, ये जो पंक्तियां हैं, इसमें कौन सा छंद है? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है रोला, दूसरा विकल्प है कुंडलिया, तीसरा विकल्प है सोरठा और चौथा विकल्प क्या है? दोहा। तो जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन पंक्तियों में रोला छंद है। और रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। मैंने आपको बताया भी है, रोला छंद से रिलेटेड वीडियो भी प्रोवाइड करा दी है, आप देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में। और आपको पढ़ना तो वही है रोला छंद और सोरठा छंद। तो दो ही से तो आपसे प्रश्न आएगा, या तो रोला से आएगा या फिर सोरठा से आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, या तो सोरठा से आ जाएगा प्रश्न, सोरठा का उदाहरण होगा, या प्रश्न आ जाएगा कि सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, या दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, या प्रश्न आ जाएगा कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, या रोला में कितने चरण होते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अगला जो है प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में निर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है? निम्न में निर उपसर्ग, कौन सा निर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है? यहां पर पहला विकल्प है निवास, दूसरा विकल्प है निर्वाह, तीसरा विकल्प है निवेश और चौथा है सुमार्ग। तो निर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है? राइट आंसर क्या है? निर्वाह में। किसमें? निर्वाह में निर उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। और अगला प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है कि चढ़ावा शब्द में प्रत्यय है। चढ़ावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहला विकल्प है आवा, दूसरा विकल्प है वा प्रत्यय, तीसरा विकल्प है आ और चौथा विकल्प है दीर्घ आ, यानी जिसे बड़ा आ भी कहते हैं। तो चढ़ावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आवा प्रत्यय है। और यह भी सही है, वा प्रत्यय है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप। यदि विकल्प में होता विकल्प का और खा दोनों, तो दोनों ही सही होते। तो यहां पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भीमार्जुन में समास है। भीमार्जुन में कौन सा समास है? पहला है विकल्प द्विगु, दूसरा विकल्प है कर्मधारय समास, तीसरा विकल्प है द्वंद्व समास, चौथा विकल्प है बहुव्रीहि समास। तो भीमार्जुन में कौन सा समास है? भीमार्जुन को जब समास विग्रह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन। तो जहां पर और शब्द का लोप हो जाता है वहां द्वंद्व समास होता है। कहने का तात्पर्य है जहां पर प्रथम पद, यानी जो पहला पद होता है प्रथम पद, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद क्या है? भीम है। और दूसरा पद क्या है? दूसरा पद यहां पर क्या है? दूसरा पद यहां पर ध्यान दीजिएगा अर्जुन है। तो जहां पर प्रथम और द्वितीय यानी पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान हो, या दोनों पदों की प्रधान
समानता समान हो वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। आप ध्यान दीजिएगा। और जब इनका समास होता है तो इनमें और शब्द का लोप हो जाता है, यानी और गायब हो जाता है। जैसे भीम और अर्जुन, जब इसका विग्रह हो जाएगा तो भीम और अर्जुन हो जाएगा, और जब इनका समास होगा तब क्या हो जाएगा? भीमार्जुन हो जाएगा। जैसे कि यहां पर प्रश्न है, तो यहां पर किस शब्द का लोप हो गया? और शब्द का लोप हो गया। इसलिए यहां पर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला है प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है? गरगर शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? पहला विकल्प है गोबर, दूसरा विकल्प है गात, तीसरा विकल्प है गोरा, और चौथा विकल्प क्या कह रहा है? गागर। तो गरगर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? गागर ही होगा। राइट आंसर क्या है? गागर। प्रश्न संख्या 18 है। यहां पर अभ्यागत का संधि विच्छेद है। यहां पर पहला विकल्प है अभ्या प्लस गतः, दूसरा विकल्प है आभि प्लस आगतः, तीसरा विकल्प है अभि प्लस आगतः, और चौथा विकल्प क्या है? अभियोग प्लस ताः। तो अभ्यागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राइट आंसर है अभि प्लस आगतः, यानी तीसरा वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 19 है। यहां पर मधुनी रूप है मधु शब्द का। पहला विकल्प क्या है? षष्ठी विभक्ति एकवचन, दूसरा विकल्प है पंचमी विभक्ति एकवचन, तीसरा विकल्प है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, और चौथा विकल्प है सप्तमी विभक्ति एकवचन। तो मधुनी रूप है मधु शब्द का। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सप्तमी विभक्ति एक वचन। यहां पर राइट आंसर क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 20 वेरी इंपॉर्टेंट। हसानी रूप है हस धातु का। पहला विकल्प है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दूसरा विकल्प है लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, तीसरा विकल्प है विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और चौथा विकल्प है विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन। तो हसानी रूप है हस धातु का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन। राइट आंसर क्या है? विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन। तो मैंने आज के इस वीडियो में हिंदी के टॉप 20 प्रश्नों को आपको बताया है। टॉप 20, जी हां, 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। ओएमआर सीट वाले ये प्रश्न हैं, इनका आंसर आपको ओएमआर सीट में फिल करना होगा। और आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपनी सभी प्यारे मित्रों में, और अपनी नोट्स भी बनाते जाएं। जी हां, यदि आप अपनी नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको 70 में 70 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां, आप अपनी नोट्स बनाएं, अपनी राइटिंग को भी सुधारें। यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो अच्छी बात है, यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो आप जब नोट्स बनाएंगे आपको लिखने का सही तरीका भी पता चलता रहेगा। और आप वीडियो को शेयर कर दें, चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।